नीलम पिछले काफी समय से अपनी बहू कोमल से काफी परेशान थी। दरअसल नीलम ने अपनी बेटी की शादी एक खिलाड़ी बहू से कर दी थी और कोमल कबड्डी प्लेयर थी जो समय मिलने पर अपने सपनों को जीने के लिए मोहल्ले में बच्चों के साथ कबड्डी खेलने चली जाती थी। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। नीलम हॉल में बैठी होती है, तभी उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे तू यहाँ क्यों बैठी हुई है? वहाँ तेरी बहू बच्चों के साथ कबड्डी कबड्डी कर रही है। तू सच कह रही है ना? तभी तो अभी तक चाय नहीं आई। मैं कब से चाय का इंतजार कर रही हूँ। देख ले, बहू तेरी ही है। अब जाकर उसे लेकर आ, वरना अगर कबड्डी कबड्डी करते हुए किसी बच्चे को गिरा दिया तो उसकी हड्डी पसली सब टूट जाएगी, फिर तेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। हे भगवान, मैं भी क्या सोचकर इसे ब्याह कर लेकर आई थी। इसके माँ बाप ने मुझे सचेत भी किया था कि मेरी बेटी कबड्डी प्लेयर है। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन यहाँ आकर तो उसने एक दिन भी ऐसा नहीं जाने दिया जब उसने कबड्डी कबड्डी ना किया हो। अरे विमला, तुझे क्या बताऊं, सपने में भी कबड्डी कबड्डी करती रहती है। अब नीलम और विमला दोनों मोहल्ले में जाते हैं तो देखते हैं कि 2-4 बच्चों के साथ कोमल कबड्डी खेल रही है। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, मैं जीत गई, मैं जीत गई। बहू, तेरी कबड्डी कबड्डी खत्म हो गई हो तो घर आ जा, खाना पीना भी बनाना है। और ये तेरी बुढ़ी सास को चाय की तलब लगी है। अभी आई माँ जी, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। इसे छोड़ और मुझे ये बता कि तू इसे कब सुधारेगी? अरे इसने तो मेरे पोते को भी बिगाड़ रखा है। देख रही है ना कैसे कबड्डी कबड्डी खेल रहा है। अरे अपने पोते को तो तुझसे संभाला नहीं जाता, मेरी बहू को ब्लेम कर रही है। अरे मैं तो तुझे बताने आई थी कि तेरी बहू मोहल्ले के बच्चों के साथ कबड्डी खेल रही है। तुझे पता भी है मेरा पोता सोते जागते बस यही कहता रहता है, कोमल आंटी के साथ कबड्डी खेलने जा रहा हूँ। नीलम अपनी बहू कोमल की हरकतों से काफी परेशान थी। मोहल्ले के लोग भी उसकी बहू का मजाक बनाने लगे थे, लेकिन नेहा अपनी बहू को समझाती है। माँ जी, आपकी बात सही है कि मुझे बाहर जाके कबड्डी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि मेरी शादी को भी 1 महीना भी नहीं हुआ है। लेकिन 6 महीने साल भर बाद तो मैं पुरानी हो ही जाऊंगी, और 24 साल से तो मुझे लोग देखते ही आ रहे हैं, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि मैं बाहर जाके कबड्डी खेल रही हूँ। बहू, मुझे तेरे खिलाड़ी होने या कबड्डी खेलने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी बदनामी मत करवा। बच्चों के साथ इतनी बड़ी होकर कबड्डी खेलती है। उसके माँ बाप मुझे कहते हैं कि बच्चे भी तेरे आने से बिगड़ गए हैं। तो माँ जी, वो अपने बच्चे को संभाल लेना, हमें क्यों बोलने आते हैं? मुझे कोई बोल कर जाए, फिर बताती हूँ मैं उन्हें। नीलम अपनी बहू को समझा कर भी समझा नहीं पा रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन कोमल की आदत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे कबड्डी का इतना शौक था कि रात में भी वह सपनों में भी कबड्डी खेलते हुए देखकर कुछ चिल्लाने लगती थी। एक रोज कोमल सो रही होती है, तभी कोमल के बगल में कोमल का पति रंजीत सो रहा था। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। हाय, ना जाने सपने में भी क्या बड़बड़ा रही है। कोमल चुपचाप सोती क्यों नहीं? अब तो ऐसा लग रहा है तुम्हारे साथ सोना भी मतलब मेरे लिए तो मुश्किल हो गया है। अरे मैं जा रहा हूँ हॉल में सोने। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, ये दी मैंने पटकनी। इतना बोलकर कोमल बगल में सो रहे अपने पति रंजीत को पकड़ती है और दूसरी साइड बेड से नीचे फेंक देती है। अब रंजीत जब बेड से नीचे गिरता है तो उसकी कमर में काफी जोरों की लग जाती है और वो कमर पकड़ के चिल्लाने लगता है। अरे मेरी कमर, अरे ये तो टूट गई। तुमने क्या किया? अरे अपने पति के साथ कबड्डी कौन खेलता है? और खेलना ही था तो बता तो दिया होता, कम से कम मैं पहले से तैयार रहता। अरे मेरी कमर तोड़ दी। कौन है, कौन है? अरे आप नीचे क्या कर रहे हैं? घर में कोई चोर तो नहीं घुस आया है? अभी बताती हूँ। कबड्डी कबड्डी करके उनकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। मेरा नाम भी कोमल है, मेरे पति को मारता है। कहाँ है? ये जी उठिए, बताइए कौन आया था? मेरी ऐसी हालत किसी चोर ने नहीं बल्कि तुमने की है, चूना लगाकर। अरे इतना भी तुम्हें कबड्डी का क्या ही शौक चढ़ गया है जो अपने पति के साथ नींद में कबड्डी खेल रही हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम तो किसी दिन मेरे हाथ पैर ही तोड़ दोगी। ना बाबा ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तो चला सोफे पर सोने। ऐसा मैंने किया और मुझे पता भी नहीं चला? मैं सपने में भी कबड्डी खेल रही हूँ। गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे मारने के बाद अब कैसी माफी? मेरे कमर में तो इतनी लगी है कि चल फिर भी नहीं पाऊंगा। हे प्रभु,
कैसी पत्नी दी है आपने मुझे। रंजीत जैसे तैसे करके सो जाता है, लेकिन अगली सुबह कोमल किचन में चाय बना रही होती है और नीलम हॉल में बैठी भजन सुन रही थी। तभी उसका बेटा आड़ा टेढ़ा चलता हुआ हॉल में अपनी माँ के पास आकर बैठता है। अरे खिलाड़ी बहू की कमी थी जो तू अब डिस्को डांसर बन गया है। ना जाने तुम दोनों को कौन कौन से शौक चढ़ रहे हैं। अरे माँ, आपको लगता है कि आपका बेटा ऐसा वैसा काम करेगा? अरे यह सब किया धरा तो आपकी खिलाड़ी बहू का है। नींद में भी क्या कबड्डी खेलती रहती है ये। इसने तो मेरी हड्डी पसली एक कर रखी है। मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब दादी भी नहीं बन पाएंगी। अरे सुबह सुबह तो सुप सुप बोल, ये क्या बोले जा रहा है तू? और बहू ने क्या तुझे बिस्तर से लात मार कर गिराया? अरे नहीं माँ, उससे भी बुरा किया मेरे साथ। मुझे पकड़कर और सीधा नीचे फेंक दिया, जैसे कबड्डी में पकड़कर दूर फेंकते हैं ना, बिल्कुल वैसे। मैं तो हक्का बक्का रह गया, लेकिन मेरी कमर सीधी नहीं होने वाली है 1 सप्ताह से पहले। अरे बहू तू चाहती क्या है? मेरे इकलौते बेटे को मारना चाहती है? अरे बेचारा तो मुंह से कुछ बोलता भी नहीं है और तू उसके साथ रात में कबड्डी खेलती है। माँ जी, मुझे नींद में ऐसा लगा कि मैं कबड्डी खेल रही हूँ, बस फिर मैंने इन्हें नीचे पटक दिया। मुझे तो पता भी नहीं चला कि आखिर ये हुआ कब था। नीलम अपने बेटे की हालत देखकर काफी परेशान हो गई थी और वो चाहती थी कि उसकी खिलाड़ी बहू कबड्डी की आदत छोड़ दे, जिससे उसके घर वालों को नुकसान ही हो रहा था और कुछ नहीं। लेकिन एक रोज नीलम देखती है कि उसकी बहू कोमल विमला के पोते मोहल्ले के बच्चों के साथ कबड्डी खेल रही है। तभी अचानक वहाँ गिर जाती है और उसकी कमर में चोट लग जाती है। अरे माँ जी, मर गई मैं। इस विमला काकी के गोलू मोलू पोते को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसने जानबूझ के मुझे गिराया है, वो भी धक्का देके। अरे मेरी तो कमर टूट गई। बहू तू ठीक तो है ना? अरे बंद करी कबड्डी खेलना। अगर इस उम्र में तेरे हाथ पाँव टूट गए ना, ऐसी वैसी जगह चोट लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यहाँ मैं दादी बनने के सपने देख रही हूँ और वहाँ तू कबड्डी कबड्डी करके सारा दिन निकाल देती है। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मैं तुझे अपने घर की बहू बना कर ले आई। माँ जी, ताने वाने बाद में दे लीजिएगा, अभी मुझे उठाइए, मेरी कमर में बहुत चोट लगी है। ठीक से उठ और चल, गर्म पानी से सिकाई कर देती हूँ तेरी, ठीक हो जाएगा। लेकिन तू दोबारा कबड्डी खेलने इन शरारती बच्चों के साथ आई तो मैं सच बता रही हूँ बहू, मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। और इस विमला के पोते के साथ तू बिल्कुल भी नजर मत आना, बिल्कुल अपनी दादी पर गया है ये। अरे मेरे पोते को क्या बदनाम करती है? अपनी खिलाड़ी बहू से कुछ तो बोल। इतनी बड़ी होकर बच्चों की तरह कबड्डी कबड्डी करती रहती है, इसमें तनिक भी लाज नहीं बची है। आ गई ना अपने पोते का पक्ष लेने के लिए। अरे तेरे पोते ने मेरी बहू को धकेल दिया है, देख उसकी कमर में कितनी चोट आई है, बेचारी चल भी नहीं पा रही है। तेरा पोता तो है ही नालायक निकम्मा, अभी से इतनी शैतानी करता है, बड़ा होकर ना जाने क्या करेगा। विमला अपने पोते और नीलम अपनी बहू के लिए लड़ रही थी। अब विमला और नीलम में इस बात को लेकर काफी देर तक बहस होती है। वहीं दूसरी तरफ कोमल अपनी दर्द से चिल्ला रही होती है, लेकिन देर से ही सही गिरने के बाद उसे एहसास होता है कि अब उसके खेलने कूदने की उम्र तो चली गई है। अब वो अपने ससुराल में है और ये बात उसे बहुत देर से समझ आती है, लेकिन देर से ही सही उसे बातें समझ तो आ गई। शहीद फौजी राम सिंह की 5 बेटियां हैं, जिनमें से कोई अपनी पिता की ड्यूटी को संभालते हुए फौजी है, तो कोई अभी डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है। लेकिन इनमें से एक बेटी लोगों से हफ्ता वसूलती है, तो दूसरी नाइट क्लब में पब में रातें गुजारती है। तो अब ऐसे में क्या 5 बेटियों में से कौन सी ऐसी बेटी होगी जो अपने पिता का नाम खराब करेगी और कौन सी बेटी नाम बनाएगी? जानेंगे आज की हमारी इस कहानी में। दामिनी के पति राम सिंह एक फौजी थे जो अब इस समय दुनिया में नहीं है। वो अपने ड्यूटी के दौरान ही देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा देती है। ऐसे में अचानक से फौजी राम सिंह की पत्नी दामिनी पर उनकी 5 बेटियों की जिम्मेदारी आ जाती है, जिसमें से एक बेटी सीमा को राम सिंह के बदले की जॉब मिलती है और वो भी अपने पिता की तरह फौजी के कंबान संभालती है। एक रोज दामिनी सुबह के समय नाश्ते के साथ रिंकू और रूही को ढूंढती है, क्योंकि खाने के टेबल पर अभी सिर्फ दामिनी की 3 बेटियां ही मौजूद थी। ऐसे में दामिनी
अपनी और बेटियों को नाश्ता देते हुए अपनी बेटियों से कहती है, मुझे भगवान ने 5 बेटियां तो दी हैं, लेकिन 3 तो अच्छी खासी सुधरी हुई हैं और 2 ने तो मेरा क्या, अपने फौजी बाप का भी नाम मिट्टी में मिला रखा है। माँ रहने दो, रिंकू कहीं हफ्ता मांग रही होगी और उसके बाद वाली आपकी लाड प्यार में बिगड़ी हुई बेटी रूही रात का नशा उतार रही होगी सोकर। लेट नाइट पार्टी करके आई है, बाकी आपके सामने है। माँ, मुझे तो आज ही अपनी ड्यूटी पे निकलना है, ना जाने कब फिर मुझे आप लोगों के साथ खाना खाने का मौका मिले। हाँ, एक तू ही तो अपने बाप को समझ पाई और ऐसे समय में उनकी ड्यूटी संभाली, जो कर पाना किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं है। दीदी, मुझे आपकी तरह ही बनना है। अभी तो मैं कॉलेज कर रही हूँ, मुझे भी पापा का नाम रोशन करना है। हाँ जरूर महिमा, पहले तो मैं निशा की शादी कर दूं किसी अच्छे से घर में। ये मेरी ऐसी बेटी है जिसके ना रहने से घर सूना हो जाएगा। इतनी संस्कारी और समझदार है ये, मुझे मरने के बाद तुम्हारी चिंता नहीं सताएगी। माँ, आप ये क्या बोल रही हो? आपके बिना हम भी नहीं जी पाएंगे। फौजी राम सिंह की बड़ी बेटी निशा संस्कारी और समझदार थी। दूसरी बेटी सीमा अपने पापा के जाने के बाद उनका पद संभाल रही थी। तीसरी बेटी रिंकू हफ्ता ले रही थी, वो भी हर किसी से। चौथी बेटी रूही रात को पब और डिस्को जाना पसंद करती थी और सबसे छोटी बेटी महिमा भी कॉलेज में थी, जो अपने पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। और दामिनी अपनी इन दोनों बेटियों को सुधारना चाहती थी। देर शाम रिंकू अपने घर से निकलती है और मार्केट जाती है और दुकानों से हफ्ता लेती है। और जब वो एक सुनार की दुकान से हफ्ता ले रही थी, तभी रिंकू सुनार से कहती है, ए शाणे, मेरे को देखकर क्या छुपा रहे लाए? चल, ज्यादा शान बत्ती नहीं करने का। रिंकू देख, ये तो सही नहीं कर रही है। ये चैन मैंने किसी कस्टमर के लिए मंगवाई है। तो अब ये अपन की, समझा क्या? चल कल्टी लेने का। अभी मैं तेरे से हफ्ता नहीं मांग रही है, शुक्र मना, और यही लेकर जा रही है बस। रिंकू देख, सच में ये बजट से ज्यादा है, मैं लुट जाऊंगा। ये सुनकर अब रिंकू की नजर सुनार की दुकान की अंगूठी पर जाती है और रिंकू उसे पहनते हुए सुनार से कहती है, चल अब रिंकू को तेरे दुकान का ये अंगूठी भी रवाज लगेला है। ये भी अपन का, तेरी 1 महीने की छुट्टी। तेरे से अपन के पर्यटन लोग वसूली नहीं करेगा, समझा क्या? रिंकू ये तो ठीक नहीं कर रही है। मैं राम सिंह की बहुत इज्जत करता हूँ, देख ले तू। ए शाणे, अब तू अपन को अपन के ही बाप की धमकी देगा, वो भी उसकी जब यहाँ है ही नहीं। यही गाड़ देगी मैं तेरे को। ये थी मार्केट मोहल्ले में रिंकू की दादागिरी। लेकिन अभी तो आपको रूही से भी मिलवाना है, जो पब में डिस्को करना कभी नहीं भूलती है। देर शाम अब दामिनी घर का काम कर रही थी और रूही चुपके से अपनी माँ के कमरे में जाकर उसमें से 5000 रुपए निकालकर जैसे ही दबे पाँव घर से निकलने को होती है, वैसे ही दामिनी अपनी बेटी रूही से कहती है, हो गया तेरी नाइट ड्यूटी का समय, कभी लेट नहीं होती ना तू अपनी इस जॉब पर। ओह गॉड मॉम, आपको पीछे से बोलना जरूरी है क्या? अब जैसे ही रूही जाने लगती है, वैसे ही रिंकू भी घर आती है और रिंकू को देखकर दामिनी कहती है, देखिए जी, आपकी ये दोनों बेटियां कितना नाम कर रही हैं। एक तो अभी नाइट शिफ्ट करेगी और एक लोगों को मार पीट कर उनसे पैसे वसूल कर आ रही है। इन दोनों ने जो भी किया है, उससे आपके जाने के बाद हर कोई मुझसे यही कहता है, यही है शहीद फौजी राम सिंह की बेटियां। ब्रो, लव यू। तू निकल, अपन देख लेगा मॉम को। अब जैसे ही रात के खाने के लिए निशान, दामिनी, महिमा और रिंकू बैठते हैं, वैसे ही निशा अपनी बहन रिंकू के गले में सोने की चैन और हाथ में अंगूठी देखकर रिंकू से कहती है, रिंकू, आजकल तो तू बहुत ही तरक्की कर रही है। क्या बात है, हाथ में सोने की अंगूठी है, गले में सोने की चैन, कैसे? अपन का रुतबा ही ऐसा है, तेरे को क्या प्रॉब्लम? निशा खाना खा, किसे समझा रही है जो दूसरों का घर लूटने में एक पल नहीं सोचती है। अब इधर रूही पब में ज्यादा पीने के बाद पब के मालिक से बहस कर लेती है और पब के मालिक को पुलिस बुलानी पड़ती है। दरअसल रूही पब वाले को लेट नाइट पब खोले रखने की जिद करती है। तभी रूही पब मालिक से कहती है, मैं एक फौजी की बेटी हूँ, तुझ जैसे को मैं देख लूंगी। और जब रूही को पुलिस ले जाती है तो सुबह दामिनी को पता चलता है कि रूही पूरे रात थाने में रही। ऐसे में रिंकू रूही को थाने से लाती है और वैसे ही रूही रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मुझे पता चला
कि मैं अपने पिता की कितनी बदनामी करवा चुकी हूँ। नहीं रूही, किसने कहा ऐसा? तू ठीक तो है ना? माँ, अब आपको कभी नहीं सुनने को मिलेगा कि आपकी बेटी रूही ने अपने पिता का नाम खराब किया है, क्योंकि वो पुलिस वाला मुझे कह रहा था कि एक फौजी की बेटी ऐसे रात को नशे में घूमती है। उसने मुझे बहुत कुछ कहा माँ। अपन की सिस्टर को ऐसा बोला उसने? उसकी तो रेल निकाल डालेगी अपन, मैं छोड़ेगी नहीं उसको। रिंकू नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। उन्होंने ये सब इसलिए ही बोला होगा क्योंकि रूही नशे में थी। इसके बाद तो रूही सुधर जाती है और वो लेट नाइट पार्टी करने की जगह दिन में अपने दोस्तों के साथ घूम फिर लिया करती थी। लेकिन रिंकू तो अभी भी गुंडागर्दी नहीं छोड़ती और उसका सबसे हफ्ता लेने का सिलसिला यूं ही जारी रहता है। तभी एक रोज फुल टेंशन में रिंकू कहीं जा रही थी। तभी उसकी पड़ोसन विमला रिंकू को देखकर ताने मारते हुए रिंकू से कहती है, ये चली हफ्ता वसूली करने, फौजी राम की गुंडी बेटी। इसकी तो गुंडागर्दी कभी खत्म ही नहीं होती। ये सुनकर रिंकू विमला से कहती है, पीठ पीछे बात नहीं करने का। विमला आंटी समझी क्या? अपन यहीं से गुजर रही है और तू एड़ी चाले चल रही है और अपन को समझ भी ना आए। मैं तेरे जैसे से मुंह नहीं लगती। बाप देश की सेवा करते मरा और तू लोगों को लूटने पर लगी है। अभी मेरे बाप को बीच में तू काय को लेकर आई? पहले बता मेरे को। तेरा बाप तो कितना अच्छा था, वो किसी से मुंह तक नहीं लगता था। अपन का बाप भले ही फौजी था, अपन को भी उसकी बहुत इज्जत है, लेकिन अपन के सामने ही अपन को तू बोलेगी ना तो अभी इधर ही अपन तेरे को गाड़ डालेगी, समझी बराबर? विमला और रिंकू की लड़ाई देखकर दामिनी बाहर आती है और रिंकू को जैसे तैसे अंदर लेकर जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है और शांत भी करवाती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और फौजी राम सिंह की बेटी निशा के लिए एक रिश्ता आता है और लड़के वाले निशा को पसंद कर लेते हैं और लड़के का पिता यानी धर्म सिंह दामिनी से कहता है, मुझे बहुत खुशी होगी, आपकी बड़ी बेटी निशा हमारे घर की बहू बनेगी, क्योंकि राम सिंह ने जो बहादुरी और गर्व के साथ इस देश का नाम रोशन किया है, उससे तो आपके परिवार और आपके बच्चों में वो संस्कार ही नजर आते हैं और मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद है। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। ये बातें सुनकर निशा और उसकी 4 बहनें भावुक हो जाती है। यहाँ तक कि रिंकू भी भावुक होकर मन ही मन सोचती है, शायद मैं जो भी कर रही हूँ वो गलत है। मेरे पिता का नाम हर कोई बड़े गर्व के साथ लेता है और मुझे लगता है कि मुझे भी अपने पापा का नाम खराब नहीं करना चाहिए। कुछ समय बाद लड़की वाले चले जाते हैं और दामिनी अपनी 4-5 बेटी से कहती है, देखा तुमने, आज शहीद राम सिंह की वजह से मेरी बड़ी बेटी निशा के लिए रिश्ता खुद चल कर आया है। बल्कि बेटियों के लिए तो रिश्ता ढूंढा जाता है, लेकिन तुम्हारे पापा के नाम और उनके संस्कार की वजह से लोग खुद चलकर हमारी बेटी का हाथ मांगने आ रहे हैं। माँ, आप ये सही कह रही हो। पापा के नाम की वजह से ही तो ये आज रिश्ता चल कर आया है, वरना आप हमारे लिए किस लड़के का हाथ मांगती। इस तरह रिंकू और रूबी को भी एहसास होता है कि शहीद फौजी राम सिंह ने जो नाम और रुतबा कमाया है उसे बरकरार रखा जाए। और उस दिन के बाद से रिंकू का खौफ मोहल्ले में बरकरार तो रहता है, लेकिन वो हफ्ता लेना बंद कर देती है। आशिका रोज अपनी सास कमला से खरी खोटी सुनते हुए भी उसका हर आदेश और हुक्म मानती थी। यहाँ तक के गुस्से में कमला ने आशिका पर कई बार हाथ तक उठाया था। बावजूद इसके वो अपनी आवाज को भी कभी ऊंचा नहीं करती थी। ऐसे ही एक शाम कमला की पड़ोसन निर्मला उसके घर आती है और दोनों बैठकर बातें कर रही होती है। तभी आशिका चाय लेकर वहाँ आती है और कप देते हुए उसके हाथ से चाय निर्मला के ऊपर गिर जाती है, जिस पर कमला उसको उसी वक्त एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलती है, हाथों में जान नहीं है तेरे? अरे गरम गरम चाय मेरी सहेली के ऊपर गिरा दी, इसलिए लाए हैं क्या तुझे इतना पैसा फूंक कर? माँ जी माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। मेरे हाथों में छाले हो रखे हैं, इसलिए गरम कप पकड़ा नहीं गया। आज तेरे पूरे शरीर पर छाले नहीं किए ना तो मेरा नाम भी कमला नहीं। कमला आशिका को एक और थप्पड़ मारने जा ही रही थी कि निर्मला उसे रोकते हुए कहती है, बस कर कमला, उसने कहा तो कि गलती से हो गया। अरे ये तेरी बहू है, कोई खरीदी हुई चीज या गुलाम नहीं जो तू इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। निर्मला, तू मुझे मत सिखा किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, और ये इसी लायक है, अपनी कीमत और औकात भूल जाती है।
इसलिए बार बार इसको याद दिलाना पड़ता है। अब जा जाकर दूसरी चाय लेकर आ। रहने दे बहू, वैसे भी मैं अब जा रही हूँ। निर्मला वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद भी कमला आशिका को खरी खोटी सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही शाम को गौरव काम से घर आता है और आते ही आशिका को बुलाकर उसे बोलता है, ए खड़ी क्या है, चल मेरे जूते उतार और उसके बाद एक बढ़िया सी चाय बना कर ला। आशिका गौरव के जूते उतारकर उसके लिए चाय बनाकर लाती है और चाय देने के बाद वो रात के खाने की तैयारी में लग जाती है। उसकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। सास और पति की मार खाकर भी वो चुप रहती। कुछ समय बाद उसकी ननद मानसी दूसरे शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर लौट आती है और वो सबसे मिलजुल कर बहुत खुश होती है। अपनी बेटी के आने पर कमला आशिका को बोलती है, खड़ी खड़ी मेरी बेटी को नजर क्या लगा रही है? जा जाकर उसके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर। जी माँ जी। अरे माँ, बना लेंगी भाभी बाद में चाय नाश्ता। अभी मैं आई हूँ, मुझे उनसे बहुत सारी बातें करनी है। कोई बात करने की जरूरत नहीं है इससे, इसको ज्यादा अहमियत देने की जरूरत भी नहीं है। और तू अभी तक यहीं खड़ी है, जा जाकर जो बोला है वो कर। आशिका रसोई में चली जाती है और मानसी को अपनी माँ का ये बर्ताव बिल्कुल रास नहीं आता। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ आशिका मानसी की बहुत केयर करती है और उसको समय समय पर जूस देती, उससे बातें करती। कमला मानसी और आशिका की बढ़ती नजदीकियां देखकर गुस्से में एक दिन आशिका को उसके कमरे में जाकर तमाचा लगाते हुए बोलती है, अपनी औकात भूल गई क्या, जो मेरी बेटी के करीब जाने की कोशिश कर रही है? तेरी सौदे की जिंदगी में कोई रिश्ता तेरा अपना नहीं है। तू बस इस घर में खरीदी हुई चीज से ज्यादा कुछ भी नहीं है, समझी? इसलिए अपनी हदें पार मत कर। माफ कर दीजिए माँ जी, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। ये माजी शब्द लोगों के सामने बोला कर बस। असल में तेरा मेरा रिश्ता एक मालिक और गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं है। आशिका और कमला की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी मानसी छुप कर सुन लेती है और वो अपनी माँ के कमरे से निकलने के बाद आशिका के पास आकर बोलती है, भाभी माँ ने आपसे क्या बोला अभी बताओ ना भाभी। आप जाओ यहाँ से, माँ जी ने देख लिया तो फिर मुझे मारेंगी, इसीलिए आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चले जाओ। नहीं भाभी, पहले मुझे बताओ आखिर ये सब चल क्या रहा है? मैंने सब सुन लिया है, इसलिए आपको मुझे सब कुछ बताना ही होगा। वो मैं एक। आशिका कुछ बोलती इससे पहले ही कमरे में गौरव आ जाता है और आशिका को मानसी से बातें करता देखकर कहता है, छोटी तू यहाँ क्या कर रही है? वो भैया मैं भाभी से बात करने आई थी। बातें बाद में कर लियो, जा पहले माँ बुला रही हैं, उनको तुझसे कुछ जरूरी काम है। मानसी को ना चाहते हुए भी आशिका को अकेले छोड़कर जाना पड़ता है और उसके जाते ही गौरव आशिका को बालों से पकड़कर बोलता है, तू मेरी बहन को अपनी सच्चाई बताने जा रही थी कि तू एक खरीदी हुई चीज है और एक सौदे की जिंदगी जी रही है। नहीं नहीं गौरव जी, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू चुपचाप जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। मानसी कुछ टाइम के लिए आई है, वैसे भी उसकी नौकरी दूसरे शहर में लगने के बाद वो वहीं वापस चली जाएगी। जब तक अपनी ये जुबान बंद रखियो। आशिका की जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। दूसरी तरफ मानसी के कानों में अपनी माँ की बातें ही घूम रही थी और वो अपने कमरे में लेटे लेटे यही सोचती है, आखिर माँ ने भाभी से ये क्यों कहा कि वो एक सौदे की जिंदगी जी रही है? आखिर क्यों? और भाभी के साथ माँ और भाई परिवार जैसा सुलूक क्यों नहीं करते? ना उनको किसी पार्टी में ले जाते हैं, ना ही किसी से मिलवाते हैं। मानसी को अपनी भाभी की बहुत चिंता होती है और ऐसे ही एक दिन वो घर के स्टोर रूम में अपनी कुछ पुरानी किताबें ढूंढ रही होती है। तभी उसको अपने भाई की शादी की तस्वीरें मिलती है, लेकिन उसमें लड़की उसकी भाभी आशिका नहीं बल्कि कोई और होती है। ये देखकर मानसी हैरान होकर उन फोटोज को अपनी भाभी आशिका को दिखाते हुए कहती है, भाभी ये क्या है? भाई की शादी की तस्वीरों में आप तो हो ही नहीं, तो आप हो कौन बताओ? और अगर आप मेरी भाभी नहीं हो तो कौन हो बताओ, वरना मुझे माँ और भाई से पूछना पड़ेगा। आशिका के पास अब कोई चारा नहीं बचता। वो रोते हुए मानसी को बताती है, मैं आपकी भाभी नहीं, एक खरीदी हुई चीज हूँ जिसका सौदा हुआ है और अपने इस सौदे की जिंदगी को जी रही हूँ। 1 साल पहले गौरव की शादी एक मीनल नाम की लड़की से हुई थी, लेकिन गौरव और कमला के रूखे स्वभाव के कारण मीनल ने अपनी शादी के 1 हफ्ते बाद ही अपना ससुराल छोड़ दिया।
और भाग गई। लेकिन समाज और बिरादरी में गौरव की शादी हो चुकी थी, पर अभी तक कोई उसकी बहू से मिला नहीं था, जिसके चलते गौरव की माँ कमला अपने गांव में एक हरिया नाम के गरीब किसान से उसकी बेटी आशिका का सौदा करती है। हरिया किसान अपनी बाकी बच्चों के भविष्य को देखते हुए आशिका को इस सौदे के लिए मना लेता है और आशिका की कीमत हरिया को चुकाकर गौरव और कमला उसे खरीद कर शहर ले आते हैं और अपनी बहू के रूप में सबसे मिलवाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में वो आशिका को बस खरीदी हुई चीज से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे। मैंने अपनी इस सौदे की जिंदगी से समझौता कर लिया है। शायद मेरी जिंदगी में यही लिखा था और अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। अगर यहाँ से तंग होकर अपने परिवार के पास जाती तो उनके ऊपर बोझ बन जाती। और इस तस्वीर में जो औरत है वो तुम्हारी असली भाभी मीनल है। मानसी ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू झलकते हैं और वो कहती है, इस घर में इतना कुछ हुआ और मुझे कुछ पता ही नहीं। आप अपनी पढ़ाई के चलते शादी में नहीं आ पाई और जब तक आ पाई ये लोग इस घर में मुझे ला चुके थे। मानसी आशिका को गले लगाकर रोने लगती है। तभी कमला आकर मानसी को आशिका से दूर करती है और आशिका को एक थप्पड़ लगाकर बोलती है, आखिर तूने अपनी औकात दिखा ही दी। बोला था ना इस सौदे और तेरे बारे में मानसी को कुछ मत बताइयो। माँ, अगर भाभी मुझे नहीं बताती तो मैं आपसे पूछ लेती, लेकिन सच का पता तो मैं लगा कर ही रहती। और आपको शर्म आनी चाहिए। एक लड़की की कीमत कैसे लगा सकती हैं आप, खुद एक औरत होकर। कल को कोई मुझे खरीदने आएगा तो क्या आप मुझे भी बेच देंगी? मानसी, ये क्या बकवास है? अपनी जुबान पर लगाम लगा। अरे सौदा किया तो किया, इनको इस्तेमाल भी एक चीज की तरह किया आपने। मारा पीटा और न जाने कितने अत्याचार किए और ये बेचारी सौदे की जिंदगी जीती रही। लेकिन अब नहीं, मैं भाभी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अब से ये मेरे साथ रहेंगी और अगर आपने या भाई ने इस मामले में टांग अड़ाई तो मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी कि आपने एक इंसान की तस्करी की है। मानसी आशिका का सारा सामान पैक करके उसको अपने साथ ले जाती है और कमला व गौरव कुछ नहीं कर पाते। मानसी के कारण आशिका को इस सौदे की जिंदगी से छुटकारा मिलता है और वो मानसी की मदद से अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।